हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए संविधान के पार्ट 12 की। दोस्तों, इस सीरीज में हम रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और प्रत्येक पार्ट में मैं आपको लगभग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जिसमें आपको फुल डिटेल के साथ में सारे ही क्वेश्चन करवाता हूँ। यदि आप इस एक वीडियो को देखते हैं तो लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, आज हम प्रश्न संख्या 275 से लेकर 300 तक के प्रश्नों को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। 73 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो ये थे शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द कौन से जोड़े गए? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। देखिए, इसे सुन लीजिए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता था, दो शब्द कौन से हैं? ठीक है, जोड़े तो यहाँ पर देखिए तीन हैं, यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। जो ऑप्शन में थे वो क्या क्या थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, दोनों ही सही हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 11। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। फिर तीसरा पॉइंट है, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और चौथा पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। भारत में पंचायत राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 73वां, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? पंचायत राज व्यवस्था से। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के भाग 9 एवं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों का सम्मिलित किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, ठीक है ना, तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 42वां। ठीक है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान दर्जा दिया गया। अब तक का यह सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक विवादास्पद संवैधानिक संशोधन था। इसके प्रावधान में निम्नलिखित क्या क्या था? तो देखिए, पहला पॉइंट है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्याय की परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। फिर 5वां पॉइंट है, शिक्षा, मापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रख दिया गया है। 92वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो ये है दोस्तों कन्नड़। ठीक है ना, कन्नड़ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी सब है शामिल, मैथिली, संथाली, बोडो ये शामिल है, लेकिन कन्नड़ शामिल नहीं है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं का समावेश 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि कन्नड़ भाषा आरंभ में ही 8वीं अनुसूची में शामिल थी। भारतीय संविधान में किसी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत किस अधिनियम को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। संविधान के 96वें यानी कि 96वें संशोधन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है ओडिया के स्थान पर ओडिया शब्द का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 96वां संशोधन का उद्देश्य क्या है? ओडिया के स्थान पर ओडिया शब्द का प्रयोग। देखिए संविधान के 96वें संविधान का उद्देश्य ओडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 344 फर्स्ट और अनुच्छेद 351 में 15वें स्थान पर आने वाली भाषा ओडिया का नाम परिवर्तित कर उड़िया भाषा कर दिया गया। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी? तो ये थी दोस्तों 100। ठीक है ना, मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या कितनी थी? 100। मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 100 थी। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के समझौते को लेकर था। इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में संशोधनों की कुल संख्या 103 थी। 103वां संविधान संशोधन स्वर्ण वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या कितनी है? देखिए ये कब तक का पूछ रहा है, ये क्वेश्चन 2016 तक का है दोस्तों। ठीक है ना, और टोटल यहाँ पर कितना आंसर, वहां हमने कितने पढ़े थे? 103 संशोधन। ठीक है, और इसका आंसर कितना लगाएंगे अभी आप? 100, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है ना, ये है कब तक का डाटा? मई 2015 तक का। और 2019 तक की संख्या कितनी हो गई है? 103, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो ये है 93वां संशोधन। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? 93वां संविधान संशोधन। देखिए 93वां संविधान संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 और खंड 5 जोड़ा गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 और भाग 20 में दिया गया है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99वां। तो दोस्तों 99वां का संबंध किससे है? राष्ट्रीय न्यायिकी नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय न्यायिकी नियुक्ति की आयोग की स्थापना करना, संशोधन कौन सा है? 99वां। संविधान का 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिकी नियुक्ति आयोग की स्थापना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। यह भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। 14 अक्टूबर 2015 को मुख्य न्यायाधीश JS खेहरा की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिकी नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया था। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में। देखिए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? अभी हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन को, दोबारा लगा सकते हैं इसका आंसर आप।
तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1951। इससे पहले ये एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में भी पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है 1951। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है ना। देखिए इसको भी सुन लीजिए। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषा का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में नेपाली भाषा को जोड़ा गया। नेपाली कोंकणी और मणिपुर को जोड़ा गया। फिर 92वें यानी कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में ये हुआ था, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया। ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी फैक्ट थे सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो सही आंसर है 22 यानी कि ऑप्शन डी। देखिए अब ये 22 भाषाएं कौन सी हैं ना, देख लीजिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? देखिए यदि आपने ऊपर का क्वेश्चन यानी कि ये डिस्क्रिप्शन पढ़ी है तो यही आपको याद हो गए होंगे आधे नाम। देखिए तो बोडो है, नेपाली भी है, डोंगरी भी है, लेकिन गढ़वाली यानी कि पहाड़ी भाषा इसमें नहीं आती। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। केरल की राजभाषा है, तो सही आंसर है मलयालम। याद रखिएगा केरल की राजभाषा मलयालम है। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया? सही आंसर है 22, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को कार्यालयीय यानी कि ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 यानी कि 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा जोड़ी गई और 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको याद होना चाहिए द्रविड़ भाषा ये 4 होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका सही आंसर तो है मराठी अभी, ठीक है ना। लगा लीजिए आप आंसर मराठी। ये भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा नहीं है। अब कौन कौन सी हैं? तो मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है और एक और है दोस्तों, कौन सी है वो है तमिल, ठीक है। 4 हैं, तो 4 हो गई, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, लेकिन मराठी नहीं है। देखिए द्रविड़ भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। मराठी भाषा आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। इसका विकास संस्कृत के अपभ्रंश से हुआ। इसे बोलने वालों की कुल संख्या 9 करोड़ है जो 1900 ईस्वी से प्रचलन में है। यह भी हिंदी के समान संस्कृत आधारित भाषा है जो महाराष्ट्र और गोवा की राज्य भाषा है। अगला क्वेश्चन है गोवा की कार्यालयीय यानी कि ऑफिशियल भाषा क्या है? तो सही आंसर है कोंकणी, ठीक है ना दोस्तों। कोंकणी ये कहाँ की भाषा है? गोवा की ऑफिशियल ये लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। देखिए गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली को सामान्यतः कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी एवं अंग्रेजी गोवा की सहायक कार्यालयीय भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। देखिए नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में और 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है 343, ठीक है। ऑप्शन बी, भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में वर्णन किया गया है और साथ ही साथ 234 अनुच्छेद 234 न्याय की सेवा में जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित हैं। यानी कि ऑप्शन में जो भी और अनुच्छेद दिए गए थे उनके बारे में भी यहाँ बता दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का महान्यायवादी एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक से बनने वाले प्रश्नों को। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अनिश्चित। देखिए, अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी कहते हैं इसे हिंदी में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद इनका इंपॉर्टेंट है, कितना है? 76। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह पद पर बना रहता है, अर्थात इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और याद रखिएगा, वर्तमान में मई 2019 से भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। अभी भी दोस्तों यही हैं, के वेणुगोपाल। और याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये करंट के क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, ठीक है ना। तो महान्यायवादी आप चेक करके जाएंगे आने वाले समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील होता है। इसकी नियुक्ति संविधान की धारा 76 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। भारत में अब तक 15 महान्यायवादी चुने गए हैं। वर्तमान समय में के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं। किसी विधि अधिकार के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, यानी कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो सही आंसर है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये ना तो संसद के सदस्य होते हैं और ना ही मंत्रिमंडल के सदस्य, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 88, जबकि अनुच्छेद 165 में राज्य में महाअधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो सही आंसर है के वेणुगोपाल, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन करंट अफेयर की तरह पूछे जाते हैं। आने वाले समय में आप इनको देखकर जरूर जाइएगा। संविधान के भाग 5, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद तो आपको याद हो गया अभी तक, नियुक्ति कौन करता है ये भी याद हो गया, लेकिन याद रखिएगा भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी का पद का सृजन किया गया। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़, ठीक है ना, ये पहले कह रहा है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। तथा वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। इसकी नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।